आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं अनीता सिंघवी जी, गज़ल गायिका। आदाब। सबसे पहले मुझे बताइए कि जैसे कोई भी शेर है तो क्या उसको समझना, लिखना, सीखना, ये क्या सीखा जा सकता है या फिर ये इंसान में जो चीज़ें होती हैं ये खुद ब खुद होती हैं? क्यों नहीं सीखा जा सकता है, बहुत इसमें इसकी टेक्निक अलग होती है। बट मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि मैं शायरी लिखती हूँ। मैं जो लोगों का बहुत ज़बरदस्त जो कलाम लिखा है, गालिब का, फैज़ का, अपने अहमद फराज साहब का, इससे बहुत मुतासिर हूँ। और उन्होंने शायरी में जो परवीन शाकिर साहिबा का, उन्होंने जो इतनी खूबसूरती से जो शेर लिखे हैं, मैं तो उनको पढ़ के मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं लगता है। कहते हैं ना, बज़्म हस्ती में है सबको महफिल आराई पसंद, है दिले शायर को लेकिन कुंजे तन्हाई पसंद। ये तन्हाई में मैं ये सब काम अपने करती हूँ। ये मुझे अपना वक्त, जो मेरा वक्त है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान के लिए उसका अपना वक्त बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ वो कुछ भी अपने शौक़ की, अपने ज़ौक़ को बढ़ाने की जो चीज़ वो कर सकता है उसमें उसको वक्त उसमें बिताना चाहिए। और उसके ऊपर रियाज़ होनी चाहिए बाकायदा। रियाज़ का मतलब नहीं है कि आप खाली गाने का, म्यूज़िक का रियाज़ करें। रियाज़ होता है कुछ पढ़ने का, कुछ लिखने का, कुछ मनन करने का। ये सब चीज़ें अगर आपकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की हिस्सा बन जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत इजाफा होगा, आपकी पर्सनैलिटी निखर जाएगी। क्योंकि आप अगर रोज़ अच्छी चीज़ों का मनन करेंगे, जैसे मन की दुनिया, सोज़ो मस्ती, जज्बा और शौक़, तो ये जज्बा और शौक़ और ये मन की दुनिया से वास्ता रखने वाली चीज़ आपके अंदरून को बहुत, उसकी वसअतें बहुत बड़ी कर देता है और उसमें बहुत गहराई ले आता है। और ये जो अंदर की दुनिया है ना, वो वही सब कुछ है। कहते हैं ना, खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए, वो रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। दर्द फूलों की तरह महके अगर तू आए, रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। आप भले कितनी भी मायूस क्यों नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में कितना भी, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप उभर के निकलेंगी वापस। बिकॉज नथिंग, व्हील, जो सर्कल, व्हील ऑफ लाइफ है, उसमें कोई चीज़ बहुत समय तक नहीं गुजरती। बुरा वक्त, अच्छा वक्त, सब चलता रहता है ज़िंदगी के अंदर अलग है। और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढने वाला इंसान ही, मैं कह रही हूँ, आज का विनर है, आज का सरताज है। कहते हैं शहसवार ही लड़ते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो उस आपके अंदर बुलंद हौसला, और कहते हैं ना, अल्फाज ही मानी नहीं करते पैदा, जज्बा खिदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सही गम दूर ही दूर, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सही गम दूर ही दूर। तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर, दिल
सुलग के बुझे हम। ये सब चीज़ें हैं, मीर का रंगे सुखन, गालिब का अर्ज़े बयां, इन सब से ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए गज़ल में, लेकिन ये खिदमत फ़न हो तब गज़ल होती है। पाँव दाबे जाते हैं बुज़ुर्गों के तब ये तर्ज़ सुकून आता है, इतनी आसानी से नहीं आता है। ये आपको गुरु की आपको आशीर्वाद मिलता है। गुरु अपने ज़िंदगी का जिया हुआ एक्सपेरिमेंट जब आपको बताता है, राज खोलता है, तब आपके अंदर वो रोशनी उतरती है, फिर आपको ये ज़िंदगी की चीज़ें बहुत सहल बन जाती हैं। अनीता जी, हम बात करेंगे बॉलीवुड की कि आपने वहाँ पर क्यों सिंगिंग नहीं की, वहाँ से क्या आपको कुछ ऑफ़र नहीं आया, लेकिन इन सब पे बात करेंगे। फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में, और आज हमारे साथ हैं अनीता सिंघवी जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था वापस आएंगे तो बात करेंगे बॉलीवुड की। अगर हम बहुत सारे और भी सिंगर्स की बात करें, जैसे जगजीत सिंह जी हैं और राहत फ़तेह अली हैं, और भी कई बड़े नामी सिंगर्स हैं, तो वो गज़ल गायकी में भी रहे और सूफ़िज़्म में भी रहे, सूफ़ी कलाम भी उन्होंने काफ़ी सारे कहे, और साथ साथ उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी काम किया। तो फिर आपने इस तरह से कभी नहीं सोचा? तो आप उसका असर देखती हैं उनके गाने के अंदर। राहत जो गाते हैं कितना खूबसूरत गाते हैं। बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि मैंने बोला हुआ है कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगी नहीं या करूंगी नहीं, लेकिन उस सेटिंग के हिसाब का कोई फिल्म हो, गज़ल का कोई माहौल हो, तो उसमें ज़रूर कर सकती हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं, मैंने मना नहीं किया है अपने, बिकॉज आजकल क्या है कि मैंने ये रियलाइज़ किया, पहले मैं ये मानती नहीं थी कि मैं अपने दोस्तों में, अपने शहर में और वहाँ बैठ कर के गाना, वैसे हालांकि मैंने 300 से के करीब कॉन्सर्ट्स करे हैं, 10 एल्बम्स। तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल, तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल, तेरा किसी पे आए दिल। मैंने इसको अपनी खुद की ज़ाती अपनी वो शौक़ माना, और मेरा अपना ये कहते हैं ना रोज़ अपनी पूजा करने का एक तरीका रख लिया मैंने। इसको रियाज़ करना है, घर में रहना है। तो एक बार ही मेरे को बात बड़ी लगी ये, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल अभी हाल ही में जो खोला है, ये इसी वजह से खोला, जो मेरे साथ तबले पे संगत करते हैं उस्ताद सलीम अहमद खान साहब। उन्होंने बोला अगर आपको घर में ही रोज़ रियाज़ करना है और घर में ही आपको गाना और अपने लिए गाना है, तो आप घर में ही बैठिए, फिर आप गाना मत। उन्होंने बड़ा गुस्से से मुझे ये कहा, क्योंकि मुझे उनको बड़ा दुख लगता था कि आप इतना चीज़ अच्छा हो रहा है, आप उसको लोगों तक क्यों नहीं लेके आती हैं? लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा बड़ा स्टेज आपको मिलना चाहिए। तब मेरे को लगा कि तो फिर उसके बाद मैंने शुरुआत की यूट्यूब चैनल की। तो लेट्स सी हाउ पीपल लाइक इट। और वो बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी गायकी को पसंद करते हैं, आपकी गज़लें, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आप जो हैं, आप किस तरह के सॉन्ग्स पसंद करती हैं? अगर हम बॉलीवुड के किसी एक सॉन्ग की बात करें तो आप कौन सा सॉन्ग पसंद करती हैं? देखिए, बॉलीवुड में हमारे एक से एक हीरे रहे हैं, लता जी, आशा जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, सोनू निगम बहुत सुरदार है, उसके गले में बहुत सुर है, और बहुत अच्छे सिंगर्स हैं। अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि, बट उनको जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो अगर अच्छे मिल जाएं तो वो भी कमाल करेंगे, क्योंकि म्यूज़िक को जैसे कहते हैं ना, जौहरी एक नगीना जड़ता है, उस तरीके से एक कहते हैं ना कि गायक का गला जो है रेशम का हो और चांदी की रगें हों उससे गले में, लेकिन उसको एक अच्छा अगर वो मिल जाए सुनार, जिसको कहते हैं, जो उसका हीरे को जड़ना जानता हो, तो वो क्या चार चांद नहीं लग सकते। फिर भी अगर किसी एक नगमे की बात करें तो वो कौन सा है?
जैसे मुझे रुदाली का गाना बहुत पसंद, दिल हुम हुम करे घबराए, ये बहुत पसंद है जी। देन लेकिन पिक्चर के गाने मुझे बहुत पसंद हैं। हृदयनाथ मंगेशकर साहब ने कमाल ही कर दिया उसमें जी। और हर राग पे आधारित गाना है उसमें। वो गाना मुझे, वो फिल्म इसलिए पसंद है, उसका हर गाना एक राग पे आधारित है। और वो लगता है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर ने अमेजिंग काम इसलिए किया कि हर गाने का एक सेटिंग और वो हर चीज़ को ख्याल में रख के उसने म्यूज़िक कंपोज किया। तो ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हों तो कमाल हो सकता है। और राहत तो ऑफ कोर्स उसकी आप देखिए ना, राहत ने कब से गाना शुरू किया, वो अपने नुसरत साहब के साथ बैठ के वो आलाप करता था, तो उसकी गले की तैयारी उस उम्र से शुरू हो गई थी। वो आज के वर्ल्ड के अंदर वो बहुत नगीना है, वो बहुत, उसने अपने आप को बहुत तराशा है, तब जाकर के वो आज उसमें वो शिद्दत पैदा हुई है उसके गले में। तो ऐसे जज्बा वाले लोग को तो खैर मिलती ही सक्सेस। मैं कह रही हूँ नाइटिंगेल फीवर नहीं होना चाहिए किसी में जी। जो 100 गज की दौड़ के लिए करते हो और नाम अपने करने के लिए, शोहरत के लिए अगर एक गाना गाते हो, वो वैसे लोग नहीं होने चाहिए। पहले अपने लिए गाओ, पहले खुद शनासी करो, फिर खुदा शनासी करो। तो ये इश्क है, ये म्यूज़िक अच्छा तराशना। ये कहते हैं कि पिछले जन्म में मोती दान किए होते हैं, तब आपको गले में सुर मिलता है। पुराने ज़माने में एक कहानी थी बहुत अच्छी, अगर आपने सुनी हो, कि अकबर बादशाह ने तानसेन को बोला कि तुम्हारे जैसा तो कोई गा ही नहीं सकता, तुमने जैसा गाया है, बोलो क्या मांगते हो। तो बोला कि सर, अपने महाराज साहब को बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरे गुरु का गाना सुनेंगे। तो बोले कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे से भी बेहतर गाता है। बोलते आप चलिए, लेकिन वो बोलते उनको दरबार में बुलाओ। तो बोलते दरबार में वो नहीं गाते, वो तो उसके लिए गाते हैं। तो बोला कि चलो, उनकी कुटिया जंगल में है, तो वहाँ छुपे अकबर बादशाह, झाड़ियों के अंदर छुपे, उनको कुछ मच्छर वच्छर भी काटे, लेकिन वो वहाँ सुन बैठे रहे। उन्होंने जब अपना सुर छेड़ा तो वो तो वहीं पे, मतलब गाना सुनते सुनते वो तो गश खा के ही गिर गए। मतलब कि ऐसा कोई सुर कैसे अपने गले से निकाल सकता है जी। तो उन्होंने बोला तानसेन, तुम तो कुछ भी नहीं गाते हो, ये तो तुम्हारे गुरु से तुमने कुछ सीखा ही नहीं है। तो बोला ये मैं आपके उसके लिए गाता हूँ, बादशाह के लिए गाता हूँ, बादशाह हुजूर के दरबार के लिए गाता हूँ। वो उस दरबार के लिए गाते हैं, वो अपने अकेलेपन में अपने लिए सुर को साधते हैं। ज़िंदगी बिताई है उन्होंने सुर के ऊपर। तो इसी तरीके से हमारे देश में एक से, अभी किशोरी अमोनकर जी, उनको सरस्वती सम्मान कोई ऐसे ही मिल गया क्या जी? उन्होंने ज़िंदगी भर अपने सुर को निखारा। संगीत, सुर, उसके लिए साधना है। वो सुर ढूंढता है जब वो अलग अलग, तो वो उसके लिए साधना है। उसमें अगर वो कोई उसका मजाक बनाए, उठाए, कोई शराब पी रहा है, कोई आजकल की महफिल और मजलिसों में यही हो रहा है, तो उस वक्त मुझे लगता है वो शायर या गायक की सबसे बड़ी तौहीन होती है, जहाँ पे लोग, अगर अच्छे सुनकार लोग ना बैठे हो। और जहाँ तक कि सूफिया महफिल है, जहाँ पे तो लोगों के हाल आ जाता है, जहाँ लोग वजद में चले जाते हैं अच्छा कलाम सुन के और तकरार सुन के, वो तकरार सुन के आदमी कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ पर तो अगर एक भी इंसान जिसकी आँख में अगर खराबी हो, वहाँ बैठना, सूफ़ी महफिल में उसको बैठने की इजाज़त नहीं है जी। अनीता जी, आगे भी हम अपनी बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अनीता जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की, वहाँ की सिंगिंग की, किस तरह से आजकल का माहौल है। अब मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आप इंडिया के बाहर भी जाती हैं अपने कॉन्सर्ट्स को लेकर के और इंडिया में भी करती हैं, तो अगर हम ऑडियंस की बात करें तो यहाँ की ऑडियंस में और बाहर की ऑडियंस में कितना डिफरेंस है? नहीं, ऑडियंस तो देखिए सभी जगह सब तरीके के लोग होते हैं, जहाँ संगीत प्रेमी लोग हर जगह मौजूद हैं। लेकिन मैंने ये देखा है जब मैं कॉन्सर्ट्स करती हूँ कि मुझे बाहर जो रिस्पांस मिलता है, जो लोग, वो मुझे हिंदुस्तान से कई गुना ज़्यादा लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हालांकि मैंने शुरुआत में जितने भी कॉन्सर्ट्स किए थे वहाँ पर जो फ्रंट 4-5 सीट्स रोज़ में जो लोग बैठते थे और जिस तरीके से वो सुनते थे, वैसी ऑडियंस आजकल मुझे कम नज़र आती है। लेकिन बाहर में मुझे लगता है कि एकदम तलबगार, एकदम बैठ के सुनने वाले ऑडियंस होती है वहाँ पर, क्योंकि उनको ये में भी लगता है कि हम अपने वतन को छोड़ के गए, तो उनको एक इच्छा ये रहती कि हमारे वहाँ की संस्कृति, हमारे वहाँ के आदाब अदब हम वापस संजो के समेट के रखें। तो उनको कोई ऐसा परफॉर्म करने वाला आता है तो उसको वो बहुत नवाजते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में भी बहुत सुनकार ऑडियंस है, बहुत, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है, मौसीकी एक ऐसी चीज़ है कि वो दिल की चीज़ है, तो उसका दिल से वास्ता है। तो हर इंसान के पास दिल है, भले वो कैसा भी क्यों नहीं हो, वो उसको बाहर नहीं लाता है, लेकिन जो उस रूहानी जो तालमेल एक सिंगर अपनी ऑडियंस के साथ बैठा सकता है, तो वो तो आई थिंक ऑल इट्स यूनिवर्सल। खुशी ने मुझको ठुकराया है, दर्दों हमने पाला है, गुलों ने बेरुखी की है, तो कांटों ने संभाला है, खुशी ने मुझको ठुकराया है, दर्दों हमने पाला है, गुलों ने बेरुखी की है, तो कांटों ने संभाला है, खुशी ने मुझको ठुकराया। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो आपको किस तरह से क्या मुस्तकबिल नज़र आता है गायकी का, चाहे वो गज़ल गायकी हो या फिर सूफियाना कलाम हो, हिंदुस्तान में क्या उसका फ्यूचर आपको लगता है? देखिए, हम हर समय बात तो ये करते हैं कि गज़ल गायकी के लिए समझदार ऑडियंस चाहिए, समझने बूझने वाले लोग चाहिए, दिल से वास्ता रखने वाले लोग चाहिए। कहते हैं ना, खामोश ए दिल मेरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। तो अदबदार, समझदार, समझ बूझ वाली ऑडियंस चाहिए। इसके लिए बहुत सेलेक्ट ऑडियंस चाहिए, क्योंकि गज़ल के अल्फाज इतने पेचदार होते हैं, इतना, वैसे तो बहुत आसान 2 लाइनों में आपको बहुत कुछ चीज़ें बता देते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए भी एक ऐसा इंटेलिजेंट दिमाग चाहिए जी। तो आजकल के लोग जो मैंने देखा है, जो रेस में, जो भागदौड़ में लगे हुए हैं, उनको हर चीज़ बहुत आसान और सिंप्लीफाइड चाहिए, तो चाहिए। लेकिन मैंने ये भी महसूस किया है कि जब ऑडियंस को अच्छी चीज़ आप पेश करो तो वो उसमें झूमती भी है, उसको पसंद भी बहुत आती है। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर, आई डोंट नो व्हाट टू से, एंड मेरे को इसका एक मुकम्मल जवाब नहीं मिल रहा है कि आजकल क्या, मतलब किस तरीके की ऑडियंस, बिकॉज दिल सबके पास है, सबको अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है, लेकिन जो फास्ट पेस्ड, जो ढम वाले शोर वाले म्यूज़िक और आज सुना कल भूल गए, वैसा टाइप का आजकल की यंग जनरेशन जो है उसको जैसा परोसा जा रहा है, वो वैसी चीज़ें अपने अंदर उतार रही है। आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहें तो बहुत आसानी से जा सकती हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि पॉलिटिक्स में जाऊं, साथ में पॉलिटिक्स भी कर लूं थोड़ी? नहीं,
पॉलिटिक्स इज टोटली सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई थिंक. मैं ये नहीं कहती हूँ कि पॉलिटिक्स एक ख़राब चीज़ है, या ये पॉलिटिक्स में होने से आदमी अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपना सोचता है, अपनी सोच, वो आप कार्यान्वित कर सकते हैं, आप उसको करवा सकते हैं, कर सकते हैं. पॉलिटिशियन पावरफुल होना, अगर अच्छे इंसान के, समझदार इंसान के हाथ में पॉलिटिक्स आए तो वो बहुत कमाल कर सकता है. तो वो भी है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए पॉलिटिक्स नहीं है, बिकॉज आजकल पॉलिटिक्स का मायने बहुत बदल गए हैं. आजकल पॉलिटिक्स में जो अदब आदाब पहले हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत, भले आप ऑपोजिशन में हो, लेकिन एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की बात, कभी हिटिंग बिलो द बेल्ट नहीं होती थी, आपकी ज़बान बहुत सही होती थी. ये सब चीज़ें आजकल थोड़ी गिरावट आई है. तो ये गिरावट के कारण, और मेरे लिए तो कतई नहीं, मेरे को अपनी दुनिया में इतनी मैं खुश हूँ, अपने सुरों की दुनिया में और अपने घर बार में. अपनी, अगर मुझे वक्त मिलेगा तो आई वुड रादर स्पेंड टाइम इन पेंटिंग रादर देन गोइंग टू पॉलिटिक्स. हालांकि मुझे इंसान दोस्ती का बहुत शौक़ है, मुझे लोगों के बीच में बैठने का बहुत अच्छा लगता है. इल्म तलबी, इंसान दोस्ती, ये सब चीज़ें, इश्कबाजी, ये सब चीज़ों का बड़ा शौक़. इश्कबाजी का मतलब ये नहीं है कि खाली इंसानों से ही इश्क किया जाए, अपने काम से इश्क, ये सब चीज़ें का शौक़ है मुझे बहुत. और बट I'd rather be with my own self. अनीता जी, ज़िंदगी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसी शख्सियत से मिलें जिनकी रूह की पाकीज़गी और जो है अल्फाज की मिठास आपको दिल से महसूस हो. आपसे मिलकर हमें भी कुछ ऐसा ही लगा. आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन हमेशा, पंजुआ में बाड़ने आयो बला झूले लालन, पंजुआ में बाड़न, पंजुआ में बाड़न आयो बला झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवण दा शकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर.